नमस्ते, प्रणाम। आप सभी लोगों को, जो भी मेरे भाई बहन हैं या जो भी मुझे सुन पा रहे हैं इस समय। मैं सपना कनौजिया, मैं शाहजहाँपुर से बिलोंग करती हूँ, 37 इयर्स की हूँ और आज मैं इस समय सखा परिवार में हूँ, सखा आश्रम में बैठी हूँ इस वक्त। और मेन चीज़ ये है कि मैं अपने बारे में कुछ एक ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जो शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे अलग घटना है, बहुत ही अनोखी। वैसे तो मैं सखा को काफ़ी सालों से जानती हूँ। 2007 में पहली बार मैं शाहजहाँपुर में सखा से इंट्रोड्यूस हुई थी और वो तब भी बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत सौम्य थे, बहुत सहृदय थे, करुणामय थे और उस समय भी वो समाज को बदलना चाहते थे, समाज के लिए अच्छा करना चाहते थे। और ये दुख की बात है मेरे लिए कि मैं उनके साथ जुड़ के और काम नहीं कर पाई समाज के लिए कुछ। लेकिन कुछ सालों के बाद ऑब्वियसली मेरी शादी हो गई और मैं शिफ्ट हो गई और हमारे बीच किसी तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं था, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा मीडिया का ज़माना भी नहीं था। लेकिन फॉर्चुनेटली ये मेरी किस्मत ही मैं कहूँगी कि ऐसे हालातों में मैं थी कि ना तो मेरे पास उस वक्त ससुराल था, ना मायके का कोई सपोर्ट था। और मेरी जो सेकंड मैरिज मैंने की थी तो मेरे हस्बैंड उस समय दिल्ली रह के प्रिपरेशन कर रहे थे और मैं अकेले एक स्कूल में प्रिंसिपलशिप का जॉब कर रही थी। किसी तरह किस्मत ने दोबारा किसी तरह हम मीडिया के थ्रू कनेक्ट हुए 2018 में। लेकिन उसके बाद से मैं कंटिन्यू जुड़ी हुई हूँ सखा से। लेकिन अब जो सखा मुझे दिख रहा था, मैं तो उस समय सिर्फ शशांक को जानती थी। ये सखा नाम तो उस समय आया जब मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये कब आया। लेकिन अब ये शायद दुनिया का सखा हो चुका था। ये इंसान अब बदल चुका था और बेहतर हो चुका था, कुछ अलग हो चुका था। और कह सकती हूँ कि शायद जितने साल मैंने उन्हें नहीं देखा, और मुझे लगता है कि उससे 10 गुना ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस और उससे 10 गुना ज़्यादा उसने अपने आप को बेहतर कर लिया था। मैं मिली, मुझे इमोशनल तल पे मैं कहूँ तो वो बिल्कुल वैसे ही लगे, गुरु की तरह, एक पिता की तरह, एक संरक्षक की तरह ही बिल्कुल मुझे फीलिंग आई। लेकिन बहुत कुछ और भी बदल चुका था। अब ये सिर्फ कुछ लोगों का संरक्षक नहीं रह गया था, शायद अब ये पूरे भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का संरक्षक हो चुका था। उसके बाद में अभी रिसेंटली जो मेरे साथ घटना हुई, ये थोड़ी दुख भरी भी है और थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि मेरे लिए तो ये बिल्कुल एक सदमे जैसी भी है और शायद एक सबक जैसी भी, दोनों ही कहूँगी मैं। 4 मई बरेली में मैं रह रही थी अपने हस्बैंड के साथ। पिछले मैं 3 सालों से उनके साथ हूँ और उससे पहले वो प्रिपरेशन कर रहे थे, मैं अलग रह रही थी। हम दोनों साथ में ही रह रहे हैं कंटिन्यूअसली, 8 इयर्स हो गए हमारे सेकेंड मैरिज को। लेकिन ये पहली बरसात थी बरेली की और हम बहुत खुश थे। हम दोनों ही वहाँ पे कोचिंग पढ़ाते हैं और शाम की हमारी कोचिंग के बैचेस हम लोग उस बारिश की वजह से, उस आंधी और हवाओं की वजह से कैंसिल कर दिया। हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम, एक रोमांटिक टाइम कहूँगी मैं, एक कपल की तरह हमने बिताया घर में। और उसके बाद में एज़ यूजुअल हम लोगों ने कहा कि ये पहली बारिश है और चलो बारिश के कुछ मज़े लेते हैं। आई एम वेरी फंड ऑफ द राइडिंग इन द रेनी डे। तो मैंने कहा कि चलो राइड के लिए चलते हैं। हम निकले बिल्कुल एक खुशनुमा कपल की तरह। मैंने कुछ न्यू ड्रेसेस ऑर्डर की थी, एक बढ़िया सी खूबसूरत ड्रेस पहन के, एज़ यूजुअल जैसे जनरली कोई कपल करता है, अच्छे से तैयार होकर के, और हम निकले। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हम मुश्किल से 1 किलोमीटर ही गए होंगे और एक पुल आता है, इज़्ज़त नगर बरेली में जगह है, और उस पुल पे जैसे ही हम चढ़ रहे थे और अचानक से एक तेज़ी से एक कार आई और उसने हमें हिट किया। कोई आइडिया नहीं, वो पल बिल्कुल सुन्न की तरह होता है कि आपको 1 सेकंड के लिए लगता है कि कुछ झटका सा लगा और कुछ भी महसूस नहीं होता। मैं देखती हूँ कि अगले पल मैं खिसकती हुई बिल्कुल पुल के किनारे लग गई थी जा कर के, और फिर बाइक गिरी, फिर हस्बैंड गिरे। मैंने देखा, सारे नज़ारे को मैंने देखा, कार की टूटते हुए शीशों को मैंने देखा। और
उन्होंने उठ के मुझसे पूछा आर यू ओके। मेरा जवाब था यस आई एम ओके, क्योंकि मुझे कहीं पेन नहीं हो रहा था, मैं बोल पा रही थी, मैं पूरे सेंसेस में थी, मैं देख पा रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की तो मैंने देखा कि मैं उठ नहीं सकती। मुझे लगा कि ऑब्वियसली कुछ तो गड़बड़ है। जब मैंने अपने पैर की तरफ देखा तो वो बिल्कुल बेंड था, ऐसे बेंड था जैसे आप स्लाइडली कोई रॉड लीजिए, उसको स्लाइड सा आप बेंड कर दीजिए, उस तरीके से बेंड था। जब मैंने उसको पकड़ा तो उसमें से फब्बारे की तरह ब्लड निकलना शुरू हो गया। मैं समझ चुकी थी, क्योंकि मैं एक डॉक्टर की बेटी हूँ, मेरी पूरी फैमिली मेडिकल फैमिली से बिलोंग करती है, तो मुझे आइडिया हो चुका था कि मेरा पैर टूट चुका है और मेरी पहली हड्डी तो ऊपर की टूटी ही है। टीबिया फिबुला का कुछ पता नहीं है अभी कि सेफ़ है या नहीं है, और इंजरी भी बहुत अच्छी खासी है। मैंने कहा रोहित मेरा पैर गया। ही टोल्ड ओ शिट, कि ये क्या हुआ। वहाँ पे कोई भी नहीं था, नो वन वॉज देयर, बट शायद ह्यूमैनिटी अभी भी है और इसीलिए ये दुनिया अभी भी बहुत बैलेंस में है, क्योंकि विदाउट ह्यूमैनिटी और अच्छाई और बुराई के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जहाँ निगेटिव है वहाँ पॉजिटिव है। कुछ लोग जो डिलीवरी बॉय थे, जो स्विगी और जोमेटो जैसा काम करते हैं, 2 डिलीवरी बॉय थे, उन लोगों ने बाइक रोकी। सैल्यूट करती हूँ उन लोगों को जो बारिश में धूप में हर मौसम में काम करते हैं। हम लोगों के घर चंद पैसों के लिए हर चीज़ हमारे शौक़ को भी मुहैया कराते हैं। हमें शौक़ चढ़ता है हम ये खाएंगे, हम ऑर्डर करते हैं, बट वो भागते हुए आते हैं, वो रुके। उन्हें अपनी डिलीवरी की चिंता नहीं थी शायद उस वक्त। एक ऑटो वाला रुका, बाकी जितनी भी गाड़ियाँ थीं सब जा रही थीं, लेकिन ये लोग रुके थे मेरे लिए। फिर हम किसी तरह वहाँ से, एक पास में ही हॉस्पिटल है, वहाँ पे शिफ्ट हुए। वहाँ पे एक्सरे हुआ, बहुत पेन था। मैं खुद ही अपने आप ऑटो में चढ़ के गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊँ। इतनी बुरी हालत मेरे पैर की थी, बहुत बुरी तरह इंजर्ड था ये, और बहुत बुरी तरह टूट चुका था, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा था। फाइनली हम वहाँ पहुँचे, फर्स्ट एड हुआ, फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हुए। वहाँ पे एज़ यूजुअल जैसा डॉक्टर्स करते हैं, 2000 रुपये तो हमसे सिर्फ पट्टी के ले लिए गए थे। सिर्फ 200 मीटर शिफ्ट करने के एम्बुलेंस ने मुझसे 500 रुपये ले लिए थे, और मेरे पास उस वक्त मेरे अकाउंट से लेके मेरे कैश तक मेरे पास शायद 5000 रुपीज़ भी नहीं थे हम दोनों के पास, क्योंकि हमारे पैसे कोचिंग से बच्चों के आते हैं और हम उसी फीस से अपना घर चलाते हैं, आते रहते हैं, खर्च होते रहते हैं, इस तरह से मेरा घर चलता है। फाइनली एक अंकल थे, उन्होंने वो पेमेंट वहाँ किया, हमें शिफ्ट किया। फिर मेरा कच्चा पलस्तर हुआ, मुझे ले जाया गया, और ये शिफ्टिंग 11 बार हुई। और मैं उस दर्द को पहली बार, मुझे लाइफ में इतना पेन हुआ था मेरी डिलीवरी के बाद, क्योंकि मैंने नॉर्मल बेबी को बर्थ दिया है, नॉर्मल डिलीवरी है मेरी, तो ऑब्वियसली इतना पेन मैंने तभी देखा था लाइफ में। और ये दूसरी बार था जब एक्यूट पेन था, जब वो टूटी हुई हड्डियाँ मेरे मांस में बुरी तरह घुस रही थी, जब बार बार मुझे शिफ्ट किया जाता था। आधी तो मैं पेन से ही मैं, और पूरी तरह, चूँकि हम लोग कुछ बारिश में भीग भी गए थे, बारिश में निकले थे, मेरे कपड़े पूरी तरह गीले थे, मैं गिरी थी, मैं कीचड़ में सनी हुई थी, मेरी पूरी बॉडी काँप रही थी। लेकिन उस सब के बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, क्योंकि शायद मैं सका की शिष्य थी इसलिए, क्योंकि एक ही चीज़ उन्होंने सिखाई थी कि किसी भी मोमेंट पे हमें सिर्फ सॉल्यूशन की तरफ फोकस करना है, हमें कभी भी प्रॉब्लम की तरफ फोकस नहीं करना है, प्रॉब्लम को सिर्फ सॉल्यूशन की तरफ ही हमें ले जाना है। वहाँ पहुँचने के बाद फिर मुझे ऑब्वियसली लिटा दिया गया, और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं बिल्कुल भी नहीं रोई थी अब तक, ज़रा भी नहीं, एक आंसू भी नहीं गिरा था मेरा। जब फाइनली मैं अपने बेड पे कच्चे प्लास्टर के बाद लिटा दी गई थी उस प्राइवेट रूम में, तब मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया और बुलाकर एक ही बात कही कि यार लगता है मेरा पैर ख़राब हो गया, ज़्यादा डैमेज हो गया, पता नहीं अब मैं चल पाऊँगी या नहीं चल पाऊँगी। ही टोल्ड नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेडिकल फील्ड में हर चीज़ की फैसिलिटी है और यू विल बी ऑल राइट। बट शायद पैर की हालत चूँकि मैंने खुद भी देखी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई वॉज स्केयर्ड, रियली आई वॉज स्केयर्ड अबाउट माई लेग, बिकॉज मैं बहुत ट्रैवल करना चाहती हूँ, मैं बहुत चलती फिरती रहती हूँ, मैं लाइफ में बहुत दौड़ी हूँ, आई ऑलवेज़ रन रन एंड रन। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे आदमी को तो बिल्कुल, जिसे आराम करना पसंद ही ना हो,
उसे अपने पैर के टूट जाने पे यही दिखता है। अगले दिन एज़ यूजुअल डॉक्टरों ने जल्दबाजी कि कहीं पेशेंट भाग ना जाए, और उन्होंने मुझे पानी नहीं दिया। लगभग 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका था, इट वॉज 36 आवर्स। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी पानी नहीं दिया, एक बूंद भी पानी नहीं दिया। सिर्फ डिस्टिल बॉटल जैसा मैं 2 घंटे तक पानी के लिए चिल्ला रही थी, 4 बूंदें सिर्फ उन्होंने डाली थी, जिसके लिए दूसरे बंदे ने उसे डांट दिया था, इसलिए कि इसका ऑपरेशन करना है। क्योंकि वो किसी भी मोमेंट पे जैसे ही एनेस्थीशियन उनको अवेलेबल हो जाता वो मेरा ऑपरेशन कर देते। मुझे सोचने का भी मौका नहीं था। मेरी फैमिली का भी एक हॉस्पिटल है, बट मेरी हालत नहीं थी कि मैं वहाँ पहुँचूँ और अपना ऑपरेशन वहाँ करा पाऊँ। फाइनली नेक्स्ट डे, इट वॉज द 5 मई, और 3:30 बजे अचानक से स्ट्रेचर आके मेरे बेड के बगल में लग जाता है। 2-3 असिस्टेंट होते हैं, हाई हाउस भाई किधर ले जाना है। दे टोल्ड कि ऑपरेशन के लिए ले जाएंगे। वी वर नॉट मेंटली प्रिपेयर, आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर। मैं कहना चाहूँगी सारे हॉस्पिटल से कि एटलीस्ट अपने पैसों की अर्निंग की जल्दबाजी में ऐसा ना करें। कम से कम उनके फैमिली मेम्बर्स को, पेशेंट को कम से कम कुछ वक्त दें उनके डिसीजंस लेने के लिए, और इतना हरी अप अच्छा नहीं है। बट चूँकि मैं तुरंत ही रेडी हो जाने वालों में से हूँ, तो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में मैंने माइंड मेकअप कर लिया, इट्स ओके। मुझे पता चल चुका था कि मुझे रॉड डाली जाएगी मेरे पैर में अब, क्योंकि दोनों हड्डियाँ मेरी टूट चुकी हैं। मुझे ले जाया गया और मेरा ऑपरेशन 3:30 बजे शुरू हुआ और जो 6 बजे तक चला। मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था, मेरी रीढ़ की हड्डी वाला एनेस्थीसिया मुझे दिया गया था, और उसके बाद भी आपको सेंस रहता है। नीचे का आपका पार्ट जो है वो तो पूरी तरीके से सेंसलेस हो जाता है एक तरीके से, लेकिन आपको इल्म रहता हर चीज़ का। आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, वो आंखों पे उन्होंने पट्टी बांध दी थी। बट मैं सुन रही थी कि उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट था जो जय क्या पता नहीं वो क्या कह रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं याद आ रहा, जो डॉक्टर कह रहा था कि ये ठीक से वर्क नहीं कर रहा। और मैं उस कंडीशन में भी ये सोच रही थी कैसे कर सकते हैं लोग ऐसा कि दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर इंस्ट्रूमेंट आर नॉट वर्किंग वेल, और दे आर रेडी फॉर द ऑपरेशन ऑफ समबडी, व्हाई दे आर डूइंग सो। बट आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू डू एनीथिंग। मैं इस हालत में नहीं थी कि मैं उन्हें कुछ कह पाती या वहाँ पे कुछ सही कर पाती। एक बार उन्होंने कहा कि ये टेढ़ा हो गया, आई डोंट नो मेरी हड्डी टेढ़ी हो गई थी या मेरी रॉड टेढ़ी हो गई थी, मुझे कोई आइडिया नहीं क्या टेढ़ा हो गया था। मुझे इतना पता है कि उन्होंने उसको दोबारा खींचा, मुझे फील हुआ, वो पेन नहीं हुआ बट मुझे फील हुआ कि मेरी बॉडी में कोई चीज़ इंसर्ट की गई थी और जो खींची गई है, पर वो रॉड ही होगी, वो बताएंगे तो नहीं ऑब्वियसली। फिर उन्होंने उसको दोबारा ठोका हथौड़ों से, हथौड़ों की आवाज़ आ रही थी ठोकने की, जिससे भी वो ठोक रहे थे काफ़ी साउंड आ रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हथौड़े से आप घर में दीवार पे कील ठोकते हो, इस तरीके की साउंड आ रही थी। खैर एनी हाउ ऑपरेशन निपट गया। 6 बजे मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। ऑब्वियसली मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ तो ऑक्सीजन लेवल की कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी मुझे ऑक्सीजन बार बार लगाई जा रही थी, मुझे घुटन हो रही थी। मैं बार बार उनसे कह रही थी कि मुझे नहीं लगाना ये, बट वो फिर आती थी और कुछ मॉनिटरिंग वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन पे वो देखती थी, जो नर्स थी रात में जिसकी ड्यूटी थी, और वो फिर मुझे लगा देती थी और कहती थी कि डॉक्टर जो है वो मुझसे नाराज़ होंगे। मैंने कहा भाई डॉक्टर नाराज़ होंगे बट मुझे किसी तरह की सांस की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं है, मेरे पैर में प्रॉब्लम थी, आई एम ऑल राइट, मुझे घुटन हो रही है, इसमें ऑक्सीजन से मुझे कोई ऐसे रिलीफ की ज़रूरत नहीं है। बट वो नहीं मान रहे थे। लेकिन उस वक्त जब मैं ऑपरेशन करा के आई, उस वक्त तक जो वक्त बीता, ये 4 तारीख से 5 तारीख तक का, 4 तारीख को लगभग 7:54 पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने अपने परिवार में सिर्फ फैमिली को और अपने 2 पड़ोसियों को जो मेरी मदद कर सकते थे, कर भी रहे थे, वो देवर बिसाइड अस, वो कंटिन्यूअस मदद कर रहे थे। मेरे हस्बैंड को भी चोट लगी थी, दोनों पैर स्वेल थे, बट वो फिर भी दौड़ रहे थे क्योंकि वो लंगड़ा के चलने की स्थिति में थे, वो लंगड़ा के दौड़ रहे थे मेरे लिए। बाकी लोग अपने तरीके से मदद कर रहे थे हमारी। वो 2 ही फैमिलीज़ थी जो हमारी मदद के लिए खड़ी हुई थी। लेकिन मैं कंटिन्यूअस सोच रही थी कि मैंने अपनी फैमिलीज़ को इन्फॉर्म कर दिया है। मेरा मायका मुश्किल से 2.5 घंटे दूर था,
बट अब तक मेरे पास कोई नहीं पहुंचा था, जबकि सबके पास बाइक हैं, कार्स हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, पैसे हैं, सब कुछ है। मेरे फ़ोन्स मेरे हस्बैंड के पास थे, तो वो मुझे आईसीयू में जब मिलने आया, वॉज वेटिंग। मैंने नर्स को बोला कि नहीं, बुलाओ, उनको बुलाओ, मेरे हस्बैंड को बुलाओ। तो उन्होंने बुलाया और मैंने उनसे कहा कि सका को फ़ोन लगाओ। तो उन्होंने कहा ओके मैं लगा रहा हूँ, बिकॉज ही वॉज़ वरी। वो मेरा हाथ लेके अपने हाथ में, ही वॉज़ ट्राइंग टू ऑब्जर्व मी, क्या मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरा ब्लड लॉस भी हो चुका था। लगभग मान के चलिए कि 1.5-2 लीटर मेरा ब्लड लॉस हो चुका था। बट मैं बार बार यही कह जा रही थी कि नहीं आप फ़ोन लगाओ। तो उन्होंने कहा लगा रहा हूँ अभी। मैंने कहा कि नहीं मुझे दे दो, मैं खुद लगा लूँगी। तो उन्होंने कहा तुम तो जिद पे अड़ गए। ओके मैं लगाता हूँ। और उन्होंने फ़ोन लगाया और मुझे दिया। मैं बहुत स्लो बोल पा रही थी, क्योंकि मुझे चूँकि एनेस्थीसिया भी दिया गया था, तो मेरी आवाज़, मैं तो पूरी दम लगा रही थी बट बहुत स्लो निकल रही थी। शायद फ़ोन से प्रॉपर उतना बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। वो पास थे तो वो समझ पा रहे थे। तो मैंने इतना ही बोला कि डैड मुझे बहुत पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है और मैं सो जाना चाहती हूँ, लेकिन दर्द की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है और मुझे 2 इंजेक्शन लगाए जा चुके हैं दर्द के लिए। तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो। तो मैंने थोड़ा और दम लगाई और कोशिश की कहने की, तो उन्हें समझ आया और उन्होंने कहा कि बस तुम अपने शरीर को ढीला छोड़ दो और दर्द को जो अपना काम करता है वो करने दो। बस तुम दर्द को खुद को उसके हवाले कर दो, दर्द के हवाले कर दो। बात तो सुनने में बड़ी अजीब थी, लेकिन तब मैंने महसूस किया कि वाकई। फिर मैंने फ़ोन अपने हस्बैंड को दे दिया, तो उन्होंने बताया कि मतलब क्या सिचुएशन है, एक्चुअली एक्सीडेंट, वो सारी बातें उन्होंने फिर उनको बताई। बट उस दौरान मैं ये महसूस कर रही थी कि वाकई मैंने तो अपनी बॉडी को बहुत अकड़ा के रखा हुआ है, मेरी बॉडी तो बहुत रिजिड है। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो डर, वो पेन, वो चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड हो रही थी मेरे चारों तरफ, उसमें मेरी बॉडी ने कहीं ना कहीं अपने को बहुत रिजिड कर लिया था। फिर मैं धीरे धीरे अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ती गई और मुझे महसूस होता रहा, लगभग 2 मिनट तक मुझे महसूस होता रहा कि हाँ वाकई मेरा शरीर और ढीला और ढीला और ढीला और ज़्यादा आराम में और ज़्यादा लूज़ हो सकता है। और उसके बाद में मुझे काफ़ी रिलैक्स लगा। फिर ऑब्वियसली मैंने रेस्ट कर लिया। फिर हम आईसीयू से नीचे प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए। कमाल की बात तो ये है कि अभी 2 ही दिन हुए थे मेरे ऑपरेशन के। मेरी पट्टी होने के लिए मुझे ऊपर ले जाया गया। 1 दिन बाद मेरी ड्रेसिंग हुई। ऑब्वियसली ड्रेसिंग में बहुत पेन था मुझे, क्योंकि अब कोई एनेस्थीसिया नहीं था। मुझे पता चल रहा था कि हाँ मुझे काफ़ी पेन है। वापस जब नीचे आती हूँ, मुश्किल से आधे घंटे बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट प्रकट हो जाती है और वो मुझे मेरे पैर की एक्सरसाइज करने को कहती है। आई वॉज शॉक्ड कि मेरे पैर की जो कंडीशन थी वो इतनी बुरी थी कि मेरा 1 कटोरी मांस गायब था। मेरे पूरा पैर मेरा इंजर्ड था। मेरे पैर में ऑपरेशन हो चुका था, उसमें 5 बोल्ट थे, रॉड थी, मेरी 2 हड्डियां टूटी हुई थी। मैं बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं थी कि मैं एक्सरसाइज कर सकूं। बट मुझे बाद में पता चला कि उसकी फ़ीस 200 रुपये होती है किसी पेशेंट को एक्सरसाइज कराने के लिए, और वो जनरली पेशेंट 3 दिन रहते हैं या फिर 5 दिन रहते हैं हॉस्पिटल में। इससे ज़्यादा कोई रह नहीं पाता, क्योंकि उनके चार्जेस ही इतने हाई होते हैं। 2500 रुपये पर डे का रूम एंड 1000 रुपये पर डे की डॉक्टर की विज़िट एक्सेट्रा। तो मुश्किल से ही कोई वहाँ मैक्सिमम 1 हफ्ते 8 दिन ही रह पाता है। तो उनका तो प्लान था कि 3 दिन या 5 दिन में ये लोग तो छुट्टी करा ही लेंगे, लेकिन मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं एक्सरसाइज कर सकूं। लेकिन फिर भी उससे मेरे पैर को ज़बरदस्ती नीचे लटकाया, उसमें एक पट्टी जैसी बांधी और उसको उठाया। उसमें बहुत पेन था, एक्यूट पेन था। मैं उन्हें मना कर रही थी, बट वो मुझे हिम्मत रखने की बात कर रहे थे। सच तो ये है कि ना मेरे पैर को कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत थी, ना मैं इस हालत में थी। खैर, ये तो हो गई फिजियोथेरेपिस्ट की कहानी जो आर्थोपेडिक सर्जन्स के यहाँ हॉस्पिटल्स में चल रही है।
उसके बाद में मैंने देखा कि आज 4 दिन बीत चुके थे और मैंने ये डिसाइड किया, क्योंकि मेरे घर में कोई ज़्यादा केयर करने वाला नहीं था, कि मैं कम से कम यहाँ 6 दिन रहूँगी, ताकि मैं ऐसा महसूस कर सकूँ कि मेरे पैर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि मुझे दोबारा हॉस्पिटल दिखाने आना पड़े। जब मैं ये एश्योर हो जाऊँगी मैं तभी जाऊँगी, जो पैसा जाएगा वो जाएगा। मेरी फैमिली ने इस मौके पे, जो मेरे अंकल हैं, मेरी इकनॉमिकल हेल्प भी की। कुछ मेरे फादर एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनके जो पैसे एक बच्चों में मिलने चाहिए, वो कुछ पैसे मेरे पड़े थे मेरी माँ के पास अकाउंट में, जो मेरे हिस्से के थे। उनमें से कुछ मैंने मांगे थे, जिसमें भी कुछ काफ़ी कह सकते हैं कि मुश्किल से, बहुत नाराज़गी के बाद किसी तरह मिले थे। एनी हाउ हमने पेमेंट किया था बाद में वहाँ का। अब वहाँ पे 4 दिन हो चुके थे, कोई भी नहीं था, ना मेरे मायके से कोई था, ना मेरी ससुराल से कोई था। जिन बच्चों को हम पढ़ाते थे उनमें से एक आध गार्जियन कोई था जो वहाँ पे हमें देखने आ रहे थे, कुछ फल ला रहे थे। कुछ हमारे और अच्छे लोग थे जो हमारे लिए खाना ले आते थे, कभी खाना होटल से आ रहा था, अजीब तरह से ही चल रहा था। बट मैंने रियलाइज़ किया उन 4 दिनों में कि अब मेरी 2 दिन बाद छुट्टी होने वाली है और मेरे हस्बैंड के कंटिन्यूअस नेक्स्ट मंथ में 4 एग्ज़ाम हैं, तो उनका इलाहाबाद, लखनऊ इस तरह से जाना है। मैं बिल्कुल ऐसा भी नहीं कर सकती कि घर पे मेरे पास रात में भी कोई हो, मैं तो एक गिलास पानी भी खुद नहीं ले सकती, इस कंडीशन में हूँ। तो मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने अंकल से बात की, उन्होंने मना तो नहीं किया, तो कहा भी नहीं आने के लिए, और कुछ बहाने से, कुछ इस टाइप का। मैं समझ चुकी थी कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, कैसे क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट ऑल ऑफ ए सडन मेरे दिमाग में तुरंत सखा का थॉट आया, सखा परिवार का थॉट आया। इन बच्चों से मैं मिल चुकी हूँ, 1-2 बार मैं आ चुकी हूँ, मैंने देखा था ये कितने प्यारे हैं, इनमें कितनी करुणा है, कितनी सेवा है, जो शायद नेचुरली इनमें बचपन से ही होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बच्चे कोई अचानक से भी कुछ लोग हो जाते होंगे, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सखा प्लीज़ मुझे यहाँ से उठा लो, वरना मेरी हत्या हो जाएगी। ये हत्या ऐसी नहीं थी कि मर्डर हो जाएगा, ये हत्या एक कॉन्शस की थी। ये हत्या एक उस फिज़िकल स्ट्रगल और उन चीज़ों को ना बर्दाश्त करने जैसी थी, जहाँ पे आप खुद से लड़ रहे होते हो। आप खुद सोचिए कि एक बरांडे में 3 महीने, अगर आपके हस्बैंड को एग्ज़ाम देने हो, वो पढ़ाई कर रहे हो, आपको सपोर्ट भी कर रहे हो, आप उनको भी डैमेज होता हुआ देख रहे हो, आपके पास सपोर्ट भी ना हो, तो आप कैसा फ़ील करोगे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर उन्होंने यही कहा कि आप अपने हस्बैंड से बात कर लो, क्या वो एग्री हैं, रेडी हैं, क्या तुम मेंटली प्रिपेयर हो, क्या तुमने ठीक से सोच लिया है। उन्होंने बार बार मुझसे ये पूछा। मैंने कहा हाँ मैंने ठीक से सोच लिया है। फिर हमारी कुछ घंटों के बाद फिर से बात हुई। मैंने कहा ये मेरा बिल्कुल फाइनल डिसीज़न है और मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वहीं सबसे बेहतर ठीक होंगी, सबसे बेटर फील करूँगी। उसके बाद में हम, जैसा कि उनका नेचर है, जितना मैं उनको जानती हूँ, उन्होंने जो बेस्ट हो सकता था अपने तरीके से, उन्होंने एक गाड़ी इनोवा भेजी मेरे लिए, 2 बच्चे भेजे मेरे लिए, जिसमें से एक सीते माती, एक और शिष्य था ललित, और उनको मेरे पास भेजा। वो बच्चे यहाँ उतना लंबा सफ़र करके यहाँ पहुँचे। उसके बाद मैंने वहाँ से छुट्टी कराई अपनी, 2 दिन बाद के लिए हमने बोला था एज़ यूजुअल। उन्होंने कहा ठीक है तुम बेटर फील कर लो, इतना पैर हो जाए तुम्हारा कि तुम आ सको चंडीगढ़ तक। फिर पूरे रास्ते में वो मुझे तो गाड़ी की कंडीशन देख के मतलब एक अलग सी फीलिंग आई। उसमें तमाम कुशन पड़े हुए थे, बहुत बड़ी रज़ाई थी, उसे देख के लग रहा था कि मुझसे ज़्यादा शायद वो सोच रहे थे मेरे बारे में। मुझे बहुत कंफर्टेबली उसमें लिटाया गया, बहुत अच्छे से मुझे बहुत सेफली लेके आया गया। रात के 1:30 बजे मैं चंडीगढ़ पहुंची, और जब मैं यहाँ पहुंची
तो 1:30 बजे रात में पूरा सगा परिवार गेट के सामने खड़ा हुआ था, जबकि हमारी काफ़ी देर से कोई बात फ़ोन पे नहीं हो पाई थी। हमारी लास्ट कॉल मैं कह भी रही थी कि फ़ोन कर दो कि हम पहुंचने वाले हैं। ललित ने कहा कि कुछ टाइम पहले हमारी बात हुई थी, लगभग 1 घंटे पहले, उन्हें आइडिया है कि हम 1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। सब लोग खड़े हुए थे। बहुत शॉकिंग था मेरे लिए और अच्छा भी लगा। शायद पेशेंट होते हुए भी मुझे एक स्माइल मेरे चेहरे पे आई कि चलो इस दुनिया में हैं कुछ लोग जो मेरे लिए यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं मेरे को ठीक करने के लिए। सॉरी, मुझे बिल्कुल लिटा के अंदर लाया गया। एक रूम मेरे लिए पहले से रेडी करके रखा गया था, मुझे यहाँ रखा गया। उसके बाद शुरू होती है मेरी, कह सकते हैं कि असली उस सेवा की कहानी। जो मुसीबत पड़ती है तो कोई नहीं करता, सबसे पहले फैमिली भागती है। मैंने ऐसी पत्नियां भी देखी हैं, ऐसे पति भी देखे हैं जो अपने पार्टनर को उन्होंने बिस्तर में लैट्रिन बाथरूम करने दिया, और अगर उनकी नहीं इच्छा हुई ठंड में तो उन्होंने अपनी नींद को सैक्रिफाइस नहीं किया। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ और मैंने नज़दीक से देखा है। लेकिन यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे लगभग 20-25 दिनों तक कंटिन्यूअस बिस्तर पे ही 4 बार 5 बार, जितनी बार मैं वॉशरूम जा रही थी, लैट्रिन बाथरूम सब कराया जा रहा था। सारे बच्चे मिलके, जो 3 बच्चियाँ हैं यहाँ पे, वो मुझे टेक केयर कर रही थी मिल कर के। जिम्मेदारी के तौर पे 24 घंटे के लिए सीता माँ को मेरे साथ किया गया था। शी इज़ अ वेरी गुड लेडी, वेरी केयरिंग। मैं तो अब उसको मम्मा ही कहती हूँ, शायद कुछ और कहने का मन ही नहीं करता, अंदर से फीलिंग ही नहीं आती कुछ और कहने की, क्योंकि एक बच्चे की तरह उन्होंने मुझे संभाला। मेरी फूडिंग, मैं यहाँ आई तो मैं 10 दिन की दवाएं लाई थी, पूरी एक पोटली लाई थी जो डॉक्टर ने दी थी 3000 रुपये की मेरे को बना के। वो मैं खा रही थी। मैं डॉक्टर की बेटी हूँ और मेरे को ये था कि ये मुझे फ़ायदा करेंगी, लेकिन उससे मुझे कुछ दिक्कतें भी हो रही थी, लेकिन मैं फिर भी खा रही थी उनको। 10 दिन के बाद मैंने अपने डॉक्टर से कांटेक्ट किया और मैंने कहा कि मुझे जो है वो मेडिसिन हमारी ख़त्म हो गई हैं, क्या करना है। उन्होंने दूसरी मेडिसिन लिख के मुझे व्हाट्सअप कर दी। माँ ने कहा कि माँ उस समय मुझे कुछ काढ़े दे रही थी सीते माँ, जो नीम, तुलसी की पत्ती और अर्जुन की छाल और हल्दी, ऑर्गेनिक हल्दी, इस तरह की चीज़ों का काढ़ा वो मुझे सुबह दे रही थी। रात को हल्दी वाला दूध सखाने बताया था, जैसा हम पुराने ज़माने में अपने पूर्वजों में करते आए हैं, उस तरीके से वो हमें दे रही थी और उससे मुझे बहुत बेनिफिट था। इस बीच हमारी ड्रेसिंग भी हो रही थी एक एक दिन छोड़ के, और कुछ डॉक्टर्स को हमने यहाँ बुला रखा था, वो 500 रुपीज़ पर पट्टी का ले रहे थे। कमाल की बात तो ये है कि वो मेरे ज़ख्म को बार बार दबा के और उसे बार बार, और कह सकते हैं एक तरीके से कि उसको ताज़ा किए जा रहे थे, उसको हरा किए जा रहे थे उसको बार बार। सका हर बार टॉप फ्लोर से आते थे, जब भी मेरी पट्टी होती थी वो खड़े होते थे और जब वो ज़बरदस्ती उसको दबाते थे तो मुझे बहुत एक्यूट पेन होता था। वो हैरान थे इस बात पे कि बॉडी जब खुद को रिपेयर कर रही है तो इतना दबा के क्यों निकालना। एक बार तो वो नाराज़ होके चले भी गए। उसने कहा कि ये क्यों नाराज़ होके चले गए, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं, एक्चुअली ये कर क्या रहे हैं, ये तो तुम्हारे ज़ख्म को ठीक ही नहीं होने देना चाहते। हम अवेयर नहीं थे इतना कि वाकई वो अपनी लंबी पट्टी चलाना चाहते हैं। सका ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बात चाहो तो आप मान सकते हो। मैंने कहा ठीक है। मेरे पैर को लेकर भी उन्होंने कोई एक्सरसाइज नहीं, सब मना कर दिया था। उन्होंने कहा पहले हड्डी को जोड़ने दो, पैर को अपनी पोजीशन सेट करने दो, आप बिल्कुल ऐसे पैर को रखो, नो एक्सरसाइज। डॉक्टर्स मुझसे कह रहे थे आपके जॉइंट्स जाम हो जाएंगे, फिर वो ठीक नहीं होंगे और आपको चलाते रहना है पैर। बट चूँकि मैं उनकी शरण में थी तो मैंने उन पे ही खुद को छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि रेस्ट तो मतलब रेस्ट। मैंने बिल्कुल अपने पैर को हिलाया डुलाया नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे कि ऑपरेशन की डेट से लगभग 21 दिन तक मैंने अपने पैर को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हिलाया था। बस मेरे पैर को भी एक आदमी यूँ उठाता था
सपोर्ट करके और फिर मेरे नीचे की पिलोज़ वगैरह चेंज की जाती थी या पैर को मेरे रखा जाता था। लेकिन मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आई वॉज़ ऑल राइट। फिर मेरी पट्टियाँ जब समझ में नहीं आई तो हम लोगों ने उसको बंद कर दिया। मैंने अपने और लोगों से जब सलाह ली तो पता चला कि वाकई में ये तो मैन्युफैक्चरिंग ब्लड है, ये तो मेरे ज़ख्म के अलावा जो बन रहा है उतना ही निकालना है जितना बॉडी निकालना चाहती है, जितना उसमें बहुत सॉफ्ट है, बाकी उसको ज़बरदस्ती प्रेस करके बिल्कुल नहीं निकालना है। हमने वही चीज़ फॉलो की। मेरा ज़ख्म उस दिन से जो अब तक ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था, अचानक से 1 हफ्ते में वो इतनी तेज़ी से हील किया कि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता आज भी कि वो मेरा 1 कटोरी मांस जो है वो 1 हफ्ते में बन चुका था। बिल्कुल फीलिंग हो गई थी उसकी, अच्छे से मेरा ज़ख्म बिल्कुल बढ़िया से फिल हो चुका था और उसमें से वो ब्लड आना इतना कम हो चुका था कि अब वो हार्डली आधा स्पून आ रहा था, जहाँ वो लगभग समझ जाइए आप आधा कप शुरुआत में आ रहा था। इधर मेरी दवाओं की वजह से मुझे इतनी खुजली, एक दिन इतनी एलर्जी, इतनी गर्मी, इतनी घबराहट मुझे हुई, मैं बेचैन थी। तो सीते माँ ने कहा कि देखो, चूँकि मैंने नेचुरोपैथी और तमाम उन्होंने कोर्स वगैरह भी कर रखे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो आइडिया है ये दवाओं की वजह से है, क्या आप चाहों, क्योंकि डैड ने मुझे मना ही किया था कि सखा ने, कि बॉडी अपने कॉन्शियस लेवल पे खुद को समझती है, वो खुद को रिकवर करेगी, आपको सिर्फ एक काम करना है कि खुश रहना है। क्या आप यहाँ खुश हो? मैं तो बहुत सुकून में थी, मैं अच्छी नींद ले रही थी, उठ रही थी, मुझे दिन और रात का कुछ पता नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बरसों के बाद मुझे एक आराम सा मिला है और मैं बस सोए जा रही हूँ और उठ रही हूँ तो खा रही हूँ, फिर कभी म्यूज़िक सुन रही हूँ, बातें कर रही हूँ। मैं देखने में बिल्कुल पेशेंट जैसी लगी नहीं रही थी। फाइनली मेरी दवाएं मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से मैं मंगा भी ली थी, जो डॉक्टर ने दोबारा लिखी थी वो मैंने बंद कर दी। मैंने उसकी बस 2 डोज ही खाई थी। मैंने कहा नहीं खाऊंगी अब मैं। जो काढ़े और बाकी चीज़ें जो मुझे दी जा रही थी उनको मैंने कंटिन्यू किया और फिर जब उनका लिमिट हो गई तो उनको भी मैंने बंद कर दिया। बट मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। 21 दिन बाद एज़ यूजुअल सका ने मुझे एक अपर पार्ट्स की एक्सरसाइज, पैर को नीचे लटकाना, बॉडी के हिसाब से, बॉडी की क्षमता के हिसाब से एक स्टेप बाय स्टेप मुझे जैसा जैसा वो बताते गए मैं वैसा वैसा करती गई। और आप बिलीव नहीं करोगे, डेट आपको पता है, आज की डेट भी आपको पता है, आज मैं अपने पैरों पे बैलेंस करके खड़ी हो सकती हूँ। बहुत अच्छे से अपने पैर पे मैं 50% वेट डाल के चल सकती हूँ। बहुत अच्छी रिकवरी है। मेरा जख्म जो सेप्टिक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, डॉक्टर भी डरे हुए थे। उन्होंने मुझे ओटी में ही बोला था मेरे ड्रेसिंग के दौरान कि आप जो है वो इसमें 1.5 महीने तक लगभग ब्लड आएगा और बहुत बचाना पड़ेगा, इसमें सेप्टिक हो सकता है, इसकी क्लीनिंग बीच बीच में करनी पड़ी थी। एक जो मेरी पट्टी करने आ रहा था उसने तो कह दिया इसमें सक्शन लगाओ। मैं उस दिन डर गई थी, आई वॉज स्केयर्ड। एक्चुअली सखा परिवार का हर बंदा थोड़ा सा डरा हुआ था। वो मेरी बेहतरी के लिए वो भी करने को राज़ी थे। वो 15,000 रुपये डेली के बता रहे थे, वो अपने खर्चे पे इसे कराने को राज़ी थे, बट इसकी ज़रूरत नहीं थी। जब हमने ये समझा कि ये तो ख़तरनाक है हमारे लिए, तो हमने फिर स्टॉप कर दिया हर किसी को। अब हम अपनी ड्रेसिंग खुद कर रहे थे। कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छी हूँ, बेहतर हूँ। बस एक बात ही समझ आई कि शायद सखा ने जो कहा वो बात बिल्कुल सही थी कि शरीर अपने को ठीक करना खुद जानता है। आपको एक ही काम करना है, भरोसा भी नहीं करना है बल्कि सिर्फ छोड़ देना है। अपनी चीज़ों को अपने शरीर के, अपनी कॉन्शियस के हवाले कर देना है कि तुम बेहतर जानते हो, उसको ठीक करो। शरीर जैसा आपको कंफर्ट खुद ही देता जाएगा। मेरा पैर 80% सुन्न था, इतनी ज़्यादा इंजरी थी इसमें, और हो जाती है। जितने भी ऑर्थो वाले होंगे, कोई केस किसी को जानकारी होगी तो वो जानते होंगे इस बात को ऑलरेडी। तो अब मेरे पैर में लगभग 50% से ज़्यादा जान आ चुकी है। उसमें जो सेंसेस हैं वो अभी भी 40% 50% आने अभी बकाया हैं, जो बाय द टाइम आएंगे। स्वेलिंग जब मैं चलती हूँ तो थोड़ी बहुत है। अब मैं बहुत अच्छा चूँकि फील कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड के सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। मेरा यहाँ पे सफ़र जो मेरी ठीक होने का था वो बहुत अच्छा रहा। और एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई वो ये थी कि शायद मैं डॉक्टरों के हाथ में होती, उनके हवाले होती, तो अब तक मेरा जख्म भी ठीक नहीं हुआ होता। और फिजियोथेरेपिस्ट ने तो
शायद मेरी हड्डियां हिला के मेरा क्या ही किया होता। आई एम स्केयर्ड टू थिंक, मुझे डर लगता है सोच के भी। बट फॉर्चुनेटली मैं एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत ही नेचुरल तरीके से, बहुत ही कॉन्शियस लेवल पे मुझे ठीक किया गया और अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो मैं कल घर जाऊँगी। आज मेरे हस्बैंड आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा पैर बहुत अच्छा जुड़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोई जॉइंट जाम नहीं हुआ है। थैंक यू वेरी मच। यही कहूँगी कि आप लोग भी कोई भी प्रॉब्लम हो जिसे आप नेचुरली ठीक करना चाहते हो, या आपको लगता है कि जहाँ डॉक्टर आपको लूट लेंगे, आपको मिसगाइड करेंगे और दवाओं के भरोसे आपको एक बीमारी सही करके दूसरी बीमारी पैदा कर देंगे, ऐसा कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपको होता है तो आप बिल्कुल यहाँ आएँ। और अगर एक बार आप खुद को उन पे भरोसा करके छोड़ देंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट एज आई हैव टेकन। थैंक यू। डांस कर सकती हूँ और ये कॉन्फिडेंस भी मेरे अंदर जो है उन्होंने ही बिल्डअप किया दीची से मेरे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए। मेरे बहुत सारे सहारे भी छोड़े गए जो शायद सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। यदि आप किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसका इलाज नहीं खोज पा रहे हैं तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।